Hello everyone, I'm Neha Rathod, Assistant Professor in Geography from Government College, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है पैंक्स मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पैंक की संकल्पना का। जर्मन विद्वान वॉल्टर पैंक ने डेविस के समय आधारित भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना है उसको अस्वीकार करने की दलील पेश की है और उस स्थल रूपों के विकास के नए मॉडल का प्रतिपादन किया है जिसे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस नाम से जाना जाता है। पैंक के मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन क्रिस्टल मूवमेंट के विकास एवं उसके कारणों की कल्पना करना था। दूसरे शब्दों में पैंक स्थल रूपों की विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश के विवर्तनिक इतिहास की व्याख्या करना चाहते थे। पैंक के मॉडल का जो प्रमुख संदर्भ तंत्र यह है कि किसी भी क्षेत्र के स्थल रूपों की विशेषताएं वहाँ की विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित होती है। अतः क्षेत्र विशेष की जो स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर उस क्षेत्र की विवर्तनिक संचलन के विकास एवं उसके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है। किसी क्षेत्र के जो विशेष में स्थल रूपों की विशेषताएं इस प्रकार अंतर्जात की तीव्रता एवं पदार्थों के बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा विस्थापन के अनुपात की परिचायक होती है। बात करते हैं पैंक के मॉडल की, तो पैंक ने भी अपने मॉडल में 3 अवस्थाओं को बताया है। पैंक ने इसके हम डायग्राम को देखकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये पैंक का मॉडल है। पैंक ने अपने सिद्धांत में संभवतः डेविस के जो चक्रीय संकल्पना को नज़रअंदाज करने के लिए जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया है। अवस्था के स्थान पर पैंक ने इंटिंक्लंग नामावली का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्य होता है विकास, डेवलपमेंट। इस तरह पैंक ने तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर क्रमशः आफस्तिजिंडे एंटिंक्लंग बढ़ती दर से विकास, जिसका अर्थ है ग्लिकफर्लिंग एंटिंक्लंग समान दर से विकास एवं अब्स्तिजिंडे एंटिंक्लंग घटती दर से विकास नामावलियों का प्रयोग किया है। उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए पैंक ने प्राइमरम्फ नामावली का प्रयोग किया है। यह स्थलखंड आकृति विहीन समतल प्राय धरातलीय भाग को प्रदर्शित करता है। पैंक के अनुसार स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपरदन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। स्थल रूपों के विकास में समय की कोई भूमिका नहीं होती है। स्थल रूपों का विकास अपरदन चक्र, यद्यपि पैंक ने चक्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है, प्राइमर्फ के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। प्राइमर्फ का उत्थान विभिन्न दरों से संपादित होता है। प्रारंभ में जो उत्थान मंद गति से होता है तथा इस उत्थान की अवधि लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से और बाद में समान दर से उत्थान होता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और अंततः उत्थान समाप्त हो जाता है। इस दौरान जो स्थल रूपों का विकास 3 प्रवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली है अफास्तिजिंडे एंट्विंक्लंग। इसका तात्पर्य होता है स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की प्रावस्था। प्रारंभ में स्थलखंड मंद गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग, ढाल, प्रवाह वेग,
गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियाँ तीव्र गति से घाटी गर्तन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती हैं, परंतु घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है, अर्थात निम्नवर्ती अपरदन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। इस तरह लगातार निम्नवर्ती अपरदन तथा घाटी गर्तन के कारण सक्रिय सक्रिय तथा गहरी वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। चूंकि जो घाटी गर्तन की दर उत्थान की दर से कम होती है, अतः निरपेक्ष उच्चावच एब्सोल्यूट हाइट में निरंतर वृद्धि होती जाती है। इस तरह स्पष्ट है कि जल विभाजकों के शिखर तथा जो नदियों की घाटियों की जो तल में निरंतर वृद्धि होती जाती है। निम्नवर्ती अपरदन या घाटी गर्तन में सतत वृद्धि के कारण सापेक्षिक उच्चावच में भी लगातार वृद्धि होती है। नदियों की घाटियों के पार्श्व ढाल उत्तल ढाल वाले होते हैं। लगातार घाटी गर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल से भी सतत वृद्धि होती जाती है। घाटी पार्श्व ढाल के खड़े ढाल वाले भाग में समय के साथ समांतर निवर्तन पैरेलल रिट्रीट के कारण घाटी पार्श्व ढाल की उत्तलता की अर्धव्यास में ह्रास होता जाता है। समय के साथ अधिक उत्थान तथा अपरदन के कारण प्राथमिक प्राइमस पर अनेक सोपानों का निर्माण होता है। विभिन्न तलों पर विकसित इन सोपानों को पिडमॉन्ट ट्रेपेन कहा जाता है। इनमें प्रत्येक सोपान का पिडमॉन्ट चबूतरे के रूप में विकास होता है। इन्हें पैंक ने पिडमॉन्ट फ्लैश नाम से मतलब नाम दिया है। इसके बाद में दूसरी अवस्था जो है वो है ग्लिक फार्मिंग एंटिंक्लंग, जिसका अर्थ है स्थल रूपों के समान विकास की अवस्था। उत्थान की दर एवं निम्नीकरण की दर के आधार पर इस अवस्था को पुनः 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली, इस अवस्था में भी बढ़ती दर से उत्थान होता है। अब भी निरपेक्ष उच्चावच सागर तल से ऊंचाई जो होती है में वृद्धि होती है, क्योंकि उत्थान की दर निम्नवर्ती अपरदन की दर से अधिक होती है। जल विभाजकों के शिखर तल तथा घाटियों के तल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, परंतु इस वृद्धि की दर आफस्तेजंडे एंटुंक्लंग की प्रावस्था के दौरान वृद्धि दर से कम होती है। यद्यपि निरपेक्ष उच्चावच अधिकतम होता है, परंतु सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि जल विभाजकों के शिखर तल की ऊंचाई में अवनयन की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। इसी कारण इस अवस्था को समान विकास की प्रावस्था कहते हैं। इसमें घाटी का जो पार्श्व ढाल जो है वो सीधा होता है। दूसरी अवस्था में इस प्रावस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और न ही ह्रास होता है। ठीक है, मतलब स्थिर रहता है, क्योंकि जो शिखर तल के निम्नीकरण एवं उत्थान की दरें जो होती हैं वो बराबर होती हैं। स्पष्ट है कि उत्थान अब भी हो रहा है, परंतु जितना उत्थान होता है उतने का अपरदन हो जाता है, इसीलिए ये स्थिर रहता है। सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण द्वारा अवनयन की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। समांतर निवर्तन पैरेलल रिट्रीट के कारण घाटी पार्श्व ढाल अब भी सीधा होता है। इस तरह यह प्रावस्था भी समान विकास वाली होती है, क्योंकि निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच दोनों स्थिर होते हैं। तीसरी प्रावस्था, इसमें क्या होता है, स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है, क्योंकि उत्थान का अभाव होता है।
परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी रहता है। सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहता है क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपर्दन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपर्दन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के बराबर होती है। इसी कारण से यह प्रावस्था भी समान विकास की प्रावस्था होती है। अब बात करते हैं तीसरी जो स्टेज है पैंक के मॉडल की, जो कि सबसे लास्ट स्टेज है। यह का अर्थ है इसको बोलते हैं अबेस्टेजिंडे एंटिंकुलम का अर्थ है स्थल रूपों का घटती दर से विकास की प्रावस्था। ठीक है, इस प्रावस्था में पार्श्विक अपरदन लंबवत या निम्नवर्ती अपरदन की तुलना में बहुत अधिक होता है। अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है। स्थल रूपों में प्रगामी ह्रास होता जाता है। निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट होने लगती है क्योंकि उत्थान तो समाप्त हो गया है, परंतु जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में अतिशय डाउनवेस्टिंग द्वारा तेजी से कमी होती है। सापेक्षिक उच्चावच में भी गिरावट होती है क्योंकि जल विभाजक के शिखर तल की ऊंचाई में अपरदन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि जलमार्ग ढाल तथा गतिज ऊर्जा में निहायत कमी के कारण घाटियों के तलियों का अपरदन अत्यधिक कम हो जाता है। घाटियों के जो पार्श्व ढाल में अब भी समांतर निवर्तन चलता रहता है। अब घाटी के पार्श्व ढाल में दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है, इसे गुरुत्व ढाल या चुंजेन कहते हैं। घाटी पार्श्व के निचले भाग को वाश ढाल या हॉल्डेन हैंग कहते हैं। समीपी घाटियों के गुरुत्व ढाल या बास चुंजेन के समांतर निवर्तन के कारण परिच्छेदन के फलस्वरूप जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई में तेजी से ह्रास होता है। ऊपरी गुरुत्व ढाल में कमी के कारण हॉल्डेन हैंग में लगातार वृद्धि होती जाती है। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में बास चुंजेन में इतना ह्रास हो जाता है कि वे तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियों में बदल जाते हैं। इन्हें इंसलबर्ग कहते हैं। अंततः इंसलबर्ग भी समाप्त प्राय हो जाते हैं तथा समस्त स्थलखंड पर अवतल ढाल वाले हॉल्डेन हैंग वाश ढाल जिसे कहते हैं का विस्तार हो जाता है। अबेस्टेजिंडे एंटिंकुलम के अंत में उत्पन्न इस तरह की विस्तृत सतह को एंड्रम्फ कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिसे डेविस के पेनिप्लेन के समकक्ष समझा जाता है। ठीक है, तो एंड्रम्फ किससे रिलेटेड है? पैंक के मॉडल से, और पेनिप्लेन जो है वो डेविस के मॉडल से रिलेटेड है। पैंक के मॉडल का यदि हम मूल्यांकन करें तो जर्मन भाषा के प्रकाशन तथा अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा इनका जो बुक है उसका गलत अनुवाद और व्याख्या हुई है, जिससे इनकी जो मॉडल था उसका सही से व्याख्या नहीं हो पाई है। पैंक से संबंधित मॉडल की अमेरिका में उसी तरह निर्ममता के साथ आलोचना की गई जिस तरह से डेविस के मॉडल की जर्मनी में की गई थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने पैंक द्वारा प्रस्तुत ढालों के समांतर निवर्तन एवं भूपटल के सतत संचलन की संकल्पना पर विरोध प्रकट किया। प्रारंभिक अंग्रेजी अनुवादों में व्यक्त किया गया कि पैंक का ढाल समांतर निवर्तन में विश्वास था, परंतु बाद के अनुवादों में बताया गया कि पैंक ढाल प्रतिस्थापन में विश्वास करते थे। इस तरह स्पष्ट है कि पैंक के सिद्धांत की अधिकांश आलोचनाएं उनके विचार की अंग्रेजी में गलत व्याख्या की उपज है। पैंक के सिद्धांत को उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी डेविस के सिद्धांत को मिली है।
धन्यवाद।